क्या हुआ, एक बार फिर शुरुआत से पहले ही डर कर बैठ गए? अरे सबसे बड़ी चुनौती शुरुआत ही तो है। अगर आप अपनी परेशानियों का बहाना बनाकर अपने कदम पीछे खींच लेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। कम से कम संघर्ष के रास्ते पर चलकर जूझने से आत्मसंतुष्टि और अनुभव तो मिलेगा। जीवन के इस मैदान में बस एक जगह खड़े रहकर मत खेलिए, बल्कि एक जुझारू खिलाड़ी बनिए और जीत के लिए लगा दीजिए अपनी पूरी ताकत। और देखिए कैसे संतोष के मोतियों से गुलजार होता है आपका व्यक्तित्व और इसी से बेहतर बनता है ये सारा जहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले सुर्खियां। G20 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया व्यापार का मुद्दा। चीन, भारत, रूस और जापान जैसी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने संरक्षणवाद को वैश्विक व्यापार के लिए बताया खतरा। द्विपक्षीय मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड मसलों को सुलझाने की कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए रखा 5 सूत्रीय एजेंडा। ईरान और अमेरिका के बीच और बढ़ा तनाव। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अब लगाए और कड़े प्रतिबंध। आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ भी एक्शन। ईरान ने कहा अमेरिका के दबाव और अपमान के सामने नहीं झुकेगा देश। तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए बड़ा झटका। इस्तांबुल के मेयर पद के लिए दोबारा हुए चुनाव में एक बार फिर हारी सत्ताधारी एके पार्टी। मुख्य विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार एक्रम इमामोग्लू ने पिछली बार से कहीं बड़ी जीत दर्ज की। और मेक्सिको सीमा से आए अवैध अप्रवासी बच्चों के लिए अमेरिकी कांग्रेस में विधेयक पारित। संशोधन प्रस्ताव सहित 4 अरब 600 करोड़ डॉलर के विधेयक को डेमोक्रेट बहुल प्रतिनिधि सभा ने किया मंजूर। इस बार G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के देशों की नजरें बड़े देशों के बीच व्यापारिक गतिरोध दूर करने पर टिकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट में स्पष्ट किया कि व्यापार उनकी पहली प्राथमिकता है। दूसरी तरफ चीन ने बढ़ते संरक्षणवाद के खिलाफ चेतावनी दी। इसके अलावा भारत, जापान और रूस जैसी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने बहुपक्षीय व्यापारिक नियमों का बचाव किया। ज्यादातर देशों ने माना कि व्यापार युद्ध के चलते ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है और इससे सभी देशों के साझा हित प्रभावित हो रहे हैं। पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता संकट में है। जापान का ओसाका शहर, जहां इस बार G20 का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। दुनिया के 19 देशों के नेता और यूरोपियन यूनियन शुक्रवार को शुरू हुए सम्मेलन में शामिल हुए। G20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था के सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। वैश्विक मंच होने की वजह से यहाँ पर उठने वाले सभी मुद्दे खास अहमियत रखते हैं। इसके महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि दुनिया की कुल GDP के 85% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व G20 में शामिल देश करते हैं, यानी दुनिया की 2/3 आबादी। G20 देशों ने वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर काफी काम किया है। हाल ही में हुए G20 सम्मेलनों में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों के अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इस बार व्यापार, जलवायु परिवर्तन, ईरान के साथ संबंध, स्वास्थ्य, आतंकवाद और जल संकट जैसे मुद्दे शामिल रहे। वहीं यूरोपियन यूनियन ने US चीन व्यापार संकट को वैश्विक बाजार के लिए खतरा बताया। अमेरिका और चीन के व्यापार संबंध बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देश के मतभेद का खामियाजा वैश्विक अर्थव्यवस्था भुगत रही है, जो काफी सुस्त पड़ चुकी है। और हमारी वार्ता में अमेरिका और चीन दोनों को इस परिस्थिति से अवगत करा दिया गया है ताकि दोनों देश इस संकट का हल जल्द से जल्द निकालें। अमेरिका और चीन के व्यापारिक मतभेद की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शनिवार को हुए बैठक पर खास नजर रही। 1 घंटे से ज्यादा देर तक हुई बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक चीन के साथ समझौते की बातचीत वापस पटरी पर आ गई है। इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को उत्तर और दक्षिण कोरिया के सरहद पर मुलाकात करने का आमंत्रण दिया। We had a great meeting
बातचीत काफी बेहतर हुई है। दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि समझौते के बीच बातचीत फिर शुरू हो। मैंने ये भी वादा किया है कि हम चीन पर आगे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि $300 बिलियन का टैरिफ और लगा सकते हैं, लेकिन मैं वो लागू नहीं करूंगा। लेकिन बातचीत की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। G20 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत के प्रधानमंत्री ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दक्षिण कोरियन राष्ट्रपति मून जाए-इन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक शनिवार को की। सबसे अहम मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही, जिसमें दोनों देशों ने व्यापारिक मतभेदों पर बातचीत की। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर 28 तारीख को ही टैरिफ लागू कर दिया, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमान्य बताया। लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई, जिसमें दोनों देश अपने मतभेद को बातचीत के जरिए मिटाने पर सहमति जता चुके हैं। 4 issues were taken up at this bilateral meeting. The issues were those related to Iran, to 5G, to trade and to defense relations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही भारत, अमेरिका और जापान के साथ त्रिपक्षीय बातचीत की। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप ने मोदी को जीत की बधाई दी और साथ काम करने की इच्छा जताई। इसके बाद ब्रिक्स की अनौपचारिक बैठक में पीएम मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के समक्ष आतंकवाद का मुद्दा उठाया और इसे मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस, भारत, चीन RIC त्रिपक्षीय मंच पर ओसाका में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान आतंकवाद से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डाला और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कही। भारत और अमेरिका के संबंध एक दूरगामी और सकारात्मक विजन के साथ आगे बढ़े, इसके लिए हम कमिटेड हैं और उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। मैं फिर एक बार आपने समय निकाला, यहाँ मिलने का अवसर मिला, बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। आपको जीत की बधाई। आने वाले दिनों में हम मिलकर काम करेंगे और जितने भी मुद्दे हैं जिस पर हमारे मतभेद हैं, चाहे वो व्यापार हो या कुछ और, सब पर बातचीत के जरिए रास्ता निकालेंगे। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन में WTO के सुधार को लेकर भी चर्चा हुई और एक मजबूत जलवायु परिवर्तन घोषणा पत्र की मांग उठी। ब्रिक्स देशों ने एक साथ आतंकवाद के हर रूप की निंदा की। सम्मेलन के दौरान भारत ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, जो न सिर्फ मासूमों की जान ले लेता है बल्कि आर्थिक विकास और स्थिरता को प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालातों के बीच अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए कार्यकारी आदेश से ईरान पर हार्ड हिटिंग प्रतिबंध लगेंगे और इन नए प्रतिबंधों के दायरे में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को भी लाया गया है। खामनेई ईरान के आध्यात्मिक नेता और सर्वोच्च अधिकारी हैं। ईरान ने इसे भड़काऊ कदम बताया है और फिर दोहराया कि हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया। जवाब में अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले का आदेश दे दिया, लेकिन अंतिम वक्त में ये कहते हुए अपने आदेश को वापस ले लिया कि इससे कई लोगों के मारे जाने की आशंका थी। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी ड्रोन और टैंकर पर हमले के जवाब में ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों के तहत ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी और उनकी सेना के 8 शीर्ष सैन्य कमांडर अमेरिका में वित्तीय सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान के साथ समझौते को आगे बढ़ाने के लिए अभी काफी वक्त है। प्रतिबंधों को हटाने के लिए ईरान को समझौते की मेज पर आना होगा। ईरान को इन प्रतिबंधों के साथ रहना पड़ेगा। ईरान चाहे तो समस्या का हल तुरंत निकाल सकता है,
उनको अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना होगा। ईरान के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि अमेरिका अभी भी ईरान से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को अपने परमाणु हथियार कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगानी होगी। ईरान के साथ समझौते के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसके लिए ईरान को अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को पूरी तरह रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रतिबंधों से बौखलाए ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आगाह किया है कि वो 2015 के परमाणु समझौते को बनाए रखने का बोझ नहीं उठाएगा। यूरोपियन देश समझौते को बचाने की कोशिश में है, लेकिन ईरान ने उन्हें 8 जुलाई तक की डेडलाइन दी है और कहा है कि अगर यूरोप अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान की रक्षा नहीं करेगा तो ईरान अमेरिकी धमकी के साथ भी यूरेनियम को बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरान परमाणु समझौते के बचे हुए दूसरे देशों को इस मसले पर सही समय पर व्यवहारिक और गंभीर निर्णय लेना चाहिए, या फिर अमेरिका के साथ किसी भी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदारी लें। Or along with the US accept the full responsibility for any possible consequences. 2015 में हुए समझौते के तहत ईरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाने के एवज में अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमत हुआ था, लेकिन पिछले साल नवंबर में अमेरिका ने ईरान पर वो सभी प्रतिबंध दोबारा लगा दिए जो 2015 में हुए परमाणु समझौते के बाद हटा लिए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इससे अलग होने का फैसला लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात तुर्की में हुए चुनाव की। तुर्की में दोबारा हुए चुनाव का नतीजा आ गया, जिसमें विपक्षी दल को इस्तांबुल में मेयर पद के लिए शानदार जीत हासिल हुई। चुनाव में विजयी हुए इकराम इमामोग्लू की जीत राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के लिए बड़ा झटका है। इसी साल मार्च में चुनाव में अनियमितताओं की शिकायत के बाद आए नतीजों को निरस्त करके दोबारा चुनाव कराने की घोषणा की गई थी, जिसमें विपक्षी पार्टी ने पहले से भी बड़ी जीत दर्ज की। ये जश्न है जीत की। तुर्की में विपक्ष की पार्टी के लिए जीत का ये मौका 25 साल के लंबे अरसे के बाद आया है। तुर्की में मार्च में चुनाव अनियमितताओं की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था और दोबारा हुए चुनाव में इकराम इमामोग्लू की सीएचपी ने शानदार जीत हासिल कर एपी पार्टी के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को शिकस्त दे दिया। वहीं दोबारा हुए इस चुनाव में आए नतीजों को सरकार समर्थक कुछ मीडिया संगठनों ने इसे लोकतंत्र के लिए अहम जीत बताया है। इकराम इमामोग्लू ने मेयर के चुनाव में 54% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। लोगों ने उन चंद लोगों को बढ़िया सबक सिखा दिया है। ये लोग लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते थे। लोगों ने कहा गणतंत्र की जय, गणतंत्र की जय। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये चुनाव दोबारा कराए गए और मार्च में हुए चुनाव में भी इकराम को ही जीत हासिल हुई थी। सत्तारूढ़ पार्टी एके पार्टी ने ही मतदान में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद चुनाव दोबारा हुए। लेकिन तुर्की के मतदाताओं ने इस बार इकराम को और ज्यादा वोटों से जीत दिलाया। जीत के बाद अपने पहले भाषण में इकराम इमामोग्लू ने कहा कि जनता ने लोकतंत्र को स्थापित किया है। वहीं विपक्ष में रही सीएचपी ने अंकारा में भी मार्च में हुए निगम चुनाव में जीत हासिल कर ली है। ये जीत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। मैं इस जीत के बाद यही कहना चाहूंगा कि कल से 16 करोड़ लोगों को एक समान समझूंगा और उनके लिए काम करूंगा। इमामोग्लू की जीत पक्की थी। जिन्होंने उनके साथ गलत किया उन्हें जवाब मिल चुका है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कुछ वक्त पहले चुनावी कैंपेन के दौरान कहा था कि जो कोई भी इस्तांबुल जीतेगा वही तुर्की जीतेगा। वहीं इमामोग्लू ने इन चुनावों में शहरी गरीबी को मुद्दा बनाया था, लेकिन नतीजों के बाद राष्ट्रपति एर्दोगान ने विजेता इमामोग्लू को जीत की बधाई दी है।
दोबारा चुनाव के फैसले को पश्चिमी समर्थकों ने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था, लेकिन अब इमामोग्लू को हर तरफ से बधाई मिल रही है। आखिरकार सही तरीके से चुनाव संपन्न हुए और जनता ने निष्पक्ष चुनाव में अपना मेयर चुन लिया। लोगों के विचार नतीजों में झलकते हैं। बैलेट बॉक्स से ही चुनाव का फैसला होता है, न कि अदालत से। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने साल 2001 में AKP का गठन किया था और राष्ट्रपति बनने से पहले 2003 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ये चुनाव परिणाम राष्ट्रपति अर्दोआन के भविष्य को गहरे रूप से प्रभावित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। बात लीबिया की, जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार ने राजधानी त्रिपोली के पास घरियान इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये इलाका रणनीतिक रूप से काफी अहम है। इस इलाके में और इसके आसपास के क्षेत्रों में जनरल खलीफा हफ्तार की लीबिया नेशनल आर्मी का बेस है। जनरल हफ्तार की सेना करीब 3 महीनों से यहां और आसपास के इलाकों पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ रही है। इस बीच कई सालों से जारी संघर्ष के बीच आम जनता बेहद बदतर हालात में जिंदगी गुजार रही है। लीबिया में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। लीबिया में हालिया झड़पें हफ्तार की प्रतिद्वंदी सेना की तरफ से त्रिपोली के नजदीक हुई। सैन्य झड़पें संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार और देश के पूर्वी हिस्से में स्थित जनरल खलीफा हफ्तार की सेना के बीच हो रही हैं। बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त सरकार ने कहा कि उसने रणनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण इलाके हरियान को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है, जो कि जनरल हफ्तार द्वारा संचालित लीबियन नेशनल आर्मी का मेन बेस कैंप है और उसकी सारी गतिविधियां वहां से संचालित होती हैं। सरकारी सेना का कहना है कि हरियान पर कब्जा एक सांकेतिक जीत है, जो जनरल हफ्तार के अभियान को कमजोर करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। सरकारी सेना का अगला कदम त्रिपोली में पूर्व एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेने की दिशा में बढ़ रहा है। एयरपोर्ट का क्षेत्र एक बड़ा इलाका है और ये हमारे दुश्मनों का मुख्य स्थान है। इसलिए अगले कुछ दिनों में हम एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। लीबिया 42 सालों से कर्नल मोहम्मद गद्दाफी के नियंत्रण में था, जिसने 17 फरवरी 2011 के विद्रोह तक देश में अपना शासन कायम रखा। इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि गद्दाफी के नियंत्रण से मुक्त होने के बाद ये उत्तरी अफ्रीकन देश राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को पा सकेगा। लेकिन मई 2014 में एक बार फिर लीबिया में गृह युद्ध के हालात बन गए, जब स्वयंभू जनरल खलीफा हफ्तार ने बंगाजी में इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट के लिए लड़ाई लड़ी और बाद में देश के दूसरे इलाकों में स्थानीय और विदेशी शक्तियों के जरिए आक्रमण करना शुरू किया। उसने पूर्व से लेकर दक्षिण तक लीबिया के कई इलाकों को अपने कब्जे में किया। हफ्तार अब 2016 में बनी त्रिपोली बेस सरकार से युद्ध कर रहा है। उसके समर्थकों का कहना है कि वो शांति और सुरक्षा के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और क्षेत्र को आतंकियों से मुक्त करने की कोशिश में है। खलीफा हफ्तार की अगुवाई वाली सेना त्रिपोली पर कब्जे के लिए अप्रैल की शुरुआत से ही सैन्य अभियान चला रही है, जिसके विरोध में यहाँ पर बड़े पैमाने पर येलो वेस्ट प्रदर्शन भी हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त लीबिया के प्रधानमंत्री फयाज अल सराज ने कहा है कि वो खलीफा हफ्तार के साथ समझौते के लिए नहीं बैठेंगे। اللقاء مع حفتر بالنسبة لي شخصيا تجاوزات الأحداث وتجاوز الزمن التقينا أكثر من 6 مرات خلال السنوات الماضية। पूर्वी कमांडर खलीफा हफ्तार के साथ मुलाकात ने कई मौके और समय खराब किए हैं। पिछले पूरे साल में हम 6 बार से ज्यादा बार मिले हैं। ऐसा लगता है कि वो केवल समय पाना चाहते हैं। भगवान का शुक्र है कि हमारी राष्ट्रीय सेना उनके हमलों का जवाब दे रही है और हम ये कार्रवाई तब तक जारी रखेंगे जब तक वो यहाँ से जाने के लिए मजबूर नहीं हो जाते।
वर्तमान में त्रिपोली में पूर्व वायु अड्डे की सड़क दोनों धड़ों के बीच लड़ाई की मुख्य वजह है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़ाई की वजह से त्रिपोली में अब तक कम से कम 653 लोग मारे गए हैं और 93,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। साथ ही बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। लीबिया में जारी संकट को लेकर विश्व की शक्तियां बटी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बार बार इस मुद्दे पर स्थिति को नियंत्रण करने की दिशा में फेल साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस हफ्ते कुछ तस्वीरों ने दुनिया भर में शरणार्थियों की भयावह स्थिति को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी कर दी। अमेरिकी हाउस और सेनेट को इस घटना के बाद आनन फानन में अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर शरणार्थी संकट को लेकर बिल पास करना पड़ा। इस बिल में शरणार्थी हिरासत केंद्र में रह रहे शरणार्थियों की स्थिति में सुधार के लिए $4.4 बिलियन की राशि को मंजूरी दे दी गई। ये तस्वीर दिल को दहला देने वाली है, जिसने पूरे विश्व के सामने मानवता को लेकर एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों ने अमेरिका के दक्षिण बॉर्डर पर रह रहे शरणार्थियों के भयावह संकट को एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। ये तस्वीर एक पिता और उसकी 2 वर्ष की बेटी की है, जिनका शव अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर की रियो ग्रांडे नदी के किनारे पर मिला। सल्वाडोर का रहने वाला ये पिता अपनी बच्ची के साथ टेक्सास में रियो ग्रांडे नदी को पार करते लहरों के आगोश में समा गया। तस्वीर एक मेक्सिकन अखबार में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उस खतरे को दर्शाया गया जिसमें मध्य अमेरिका के कई शरणार्थी हिंसा, भ्रष्टाचार और गरीबी से बचने के लिए अमेरिका में शरण पाने की चाहत में अपनी जान गंवा बैठते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में शरण की चाहत रखने वालों को मेक्सिको में तब तक इंतजार करने के लिए कहा है जब तक उनकी पात्रता पर विचार न हो जाए, लेकिन इस कार्यवाही में सालों लग जाते हैं। ऐसे में शरणार्थी अच्छे जीवन की चाह में दक्षिण की तरफ से खतरनाक रास्तों का रुख करते हैं और ऐसी भयावह तस्वीर सामने आती है। इसी बीच मेक्सिको सरकार ने ट्रंप सरकार के व्यापार शुल्क की धमकी के बीच शरणार्थियों को लेकर अपनी कार्यवाही की है। हम दक्षिणी सीमा पर किए गए अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। देश में प्रवेश करने से पहले पंजीकरण कराना होगा। ये कानूनी मुद्दा तो है ही, साथ ही हम शरणार्थियों को विकल्प प्रदान कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासी नीतियों को लेकर डेमोक्रेट्स और प्रवासी कार्यकर्ता आलोचना करते रहे हैं। हालिया मामले में 250 शरणार्थी बच्चों को टेक्सास बॉर्डर पर पेट्रोल स्टेशन से हटाया गया है, जहां उन्हें पानी और खाने की समुचित व्यवस्था कर कई हफ्तों रखा गया था। इन स्थितियों ने सीमा पर शरणार्थियों की दयनीय स्थिति को उजागर कर दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि शरणार्थियों को लेकर वो चिंतित हैं। उन्होंने इसके लिए शरणार्थी कानून में बदलाव को जरूरी बताया है। हमारे कानून बहुत ही खराब हैं। हम डेमोक्रेट्स की मदद चाहते हैं ताकि हम सभी कमियों को खत्म करके वो कर सकें जो हम करना चाहते हैं। इतने सारे लोग अमेरिका आना चाहते हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है। शरणार्थी बच्चों के बदतर हालात के कड़े विरोध के बीच डेमोक्रेट्स के शासन वाले अमेरिका के निचले सदन में एक सख्त बिल पास हुआ, जो अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे शरणार्थियों के लिए एक सहायता राशि की व्यवस्था करता है। वहीं रिपब्लिक के आधिपत्य वाले सदन सीनेट ने बिल को पास नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को बिल में कुछ संशोधन करते हुए शरणार्थी हिरासत केंद्र में रह रहे लोगों की स्थिति में सुधार के लिए $4.5 बिलियन की राशि को मंजूरी दी गई है। ये स्थिति बाल शोषण है, ये अत्याचार है जो हमारे सभी मूल्यों के खिलाफ है। आज दुख की बात यह है कि राष्ट्रपति की विफल नीतियों के कारण मूल्यों को कम आंका जा रहा है, जिसने सीमा पर आतंक की स्थिति को तेज कर दिया है। अमेरिका की प्रवासी नीति के उथल पुथल भरे वक्त में बॉर्डर पर प्रवासियों के लिए राशि भेजने के लिए जूझना पड़ा।
कानून बनाने वालों ने बॉर्डर पर बच्चों की दयनीय स्थिति को लेकर सरकार की आलोचना की है। मौजूदा कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन कमिश्नर जॉन सैंडर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच अगर डेमोक्रेट्स शरणार्थी कानून को बदलने के लिए सहमत नहीं होते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े पैमाने पर लोगों को निर्वासित करने की धमकी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब तनाव को थोड़ा कम करते हैं और चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। मार्वल की नई स्पाइडरमैन फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के मौके पर बुधवार को स्पाइडरमैन का एक बड़ा गुब्बारा हॉलीवुड में हवा में तैरता नजर आया। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में टॉम हॉलैंड 5वीं बार पीटर पार्कर के रूप में लौट रहे हैं। इस बार वो अपने दोस्तों के साथ यूरोप घूमने जाते हैं। जाहिर है कि मुश्किलें आती हैं और उन्हें स्पाइडर सूट पहनकर सब कुछ ठीक करना होता है। जैक जिलेनहॉल मिस्टीरियो के किरदार में नजर आएंगे, जो कि कॉमिक्स में एक विलन हैं, लेकिन ट्रेलर में स्पाइडरमैन के दोस्त के रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं सैमुअल एल जैक्सन अपने निक फ्यूरी के किरदार में स्पाइडरमैन पर नजर रखते नजर आएंगे। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जुलाई में अमेरिका में रिलीज होगी। मडोना अपने नए म्यूजिक वीडियो गॉड कंट्रोल के साथ एक बार फिर धूम मचा रही हैं। उनकी नई एल्बम मैडम एक्स के इस गाने का वीडियो बुधवार को रिलीज किया गया। इस वीडियो के जरिए मडोना ने लोगों को अमेरिका में बढ़ती गन वायलेंस के प्रति जागरूक करने की कोशिश की है। वीडियो में बंदूक नियंत्रण के लिए प्रदर्शनकारियों का टीवी फुटेज भी इस्तेमाल किया गया। YouTube पर रिलीज के 2 घंटों के अंदर ही इस वीडियो को 3,60,000 बार देखा गया। हॉट डॉग की ब्रांड फेल्समैन ने बुधवार को एक 30 किलो का हॉट डॉग तैयार करके दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डॉग का खिताब जीतने की कोशिश की। दरअसल 152 साल पहले इसी दिन चार्ल्स फेल्टमैन ने हॉट डॉग का आविष्कार किया था। 5 फुट लंबे इस मीट को पकने में करीब 2 घंटे लगे। इस विशाल हॉट डॉग को तैयार करके इसका वजन लेने के बाद इसे लोगों को परोसा गया। अभी तक ये खिताब किसी के पास नहीं है। गिनीज 12 हफ्तों के बाद नतीजे का ऐलान करेगा। हाल ही में कोलंबिया के मशहूर भूमिगत सॉल्ट कैथेड्रल में एक शानदार फैशन शो के साथ अफ्रीकन फैशन वीक मनाया गया। बुधवार को हुए इस सालाना कार्यक्रम में विविध देशों से आए डिजाइनरों ने अपनी रंग बिरंगी रचनाएं पेश की। इवेंट के आयोजकों को उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम अफ्रीकी फैशन को नए दर्शकों तक पहुंचा सकेंगे। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इनका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।